इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अहमद अयाज जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आज जी आपका। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। पहले मरहले की वोटिंग हो चुकी है, अब दूसरे मरहले की वोटिंग की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से देखा जा रहा है, कुछ जो असेंबली हल्के हैं उन पर लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का कब्जा 2 असेंबली इलेक्शन से रहा है। तो इस बार क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या वो सीट में कोई बदलाव होने की उम्मीद है? या एक चीज तो तय है कि जो आज तक जैसे जिस पैटर्न पर इलेक्शन हुआ करते थे, वोटिंग हुआ करती थी, और कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या कांग्रेस के कुछ जो भी कुछ सेगमेंट्स थे, असेंबली सेगमेंट्स थे, इस वक्त थोड़ा सा हट से होगा और बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इन पॉलिटिकल पार्टीज को, और इतना इजी नहीं होगा। इवन इफ अगर कहीं कहीं वो अपने जो उनकी रवायती सीटें रही है, जैसे आप खनियार की बात करें, या कहीं गांधरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, या हबकतल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हुआ करती थी असेंबली सीट, तो ऐसे में इस वक्त वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर बीच में इंडिपेंडेंस का आ गया, उसमें खास तौर पर इंजीनियर रशीद का फैक्टर, ये एक बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और इतना किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लिए इतना इजी नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। बेशक अगर जीतेंगे भी ये कुछ सीटें ऐसे, अगर जो इनकी रिवायती सीटें रही है, जैसे बात में करा था खानियार, हबकतल या और बाकी ऐसी कोई चीजें जो उनके पास अभी तक बहुत टाइम से रही है, अगर वो मान लीजिए ये वो सीटें दोबारा भी जीतते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही ज्यादा जीतने का नंबर जीतने का उम्मीद है, लेकिन अगर ये सीटें भी जो उनके पास आज तक रही है जीतेंगे भी, लेकिन ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होगी उनके लिए, और बहुत ही कम मार्जिन से जीतेंगे। और वो भी शायद इस चीज को सेंस करेंगे कि उनके लिए आज पहली बार एक बहुत चैलेंज है, तो इतना इजी उनके लिए नहीं होगा कोई भी सीट जीतना, जो भी उनके पास रहे भी हों या दूसरे जिनके पास कभी कॉन्टेस्ट रहा हो, इतना आसान नहीं होगा। अलबत्ता अल्टीमेटली अगर हम टोटलिटी में देखेंगे, ज्यादा सीटें इस वक्त कश्मीर प्रोविंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेने का इम्कान है। बिल्कुल। आज जी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू में आधार मजबूत माना जाता है। साथ ही जम्मू की बात करें तो जम्मू में पार्टी की जो कोशिशें हैं इस बार वो लगातार देखी जा रही हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 7 सीटें हैं जो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हक में रही हैं। तो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या उन सीटों को बनाए रखने में कामयाब रहेगी? ये मेरे लिए सवाल है जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जैसे मैंने कहा, ओवरऑल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो होगा वो इस वक्त पे रहेगा कश्मीर प्रोविंस में। और जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, जम्मू वो कांग्रेस के साथ ट्रिपल अलायंस में है, तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस का कम पार्ट वहां रहेगा, और वहाँ कांग्रेस का हिस्सा रहेगा, और ट्रिपल अलायंस की वजह से कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ मदद हो जाएगा जम्मू में। तो लेकिन फिर भी अगर ये कहेंगे, आज तक जो देख रहे हैं वो ये है कि फिर भी कांग्रेस नंबर 1 पर जम्मू में नहीं आने का इम्कान है। वहाँ फिर भी बीजेपी ही रहेगा, क्योंकि उनका गार्ड माना जाता है। उनका बीजेपी का बहुत सारे इश्यूज को लेकर, तो उस लिहाज से ये होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में ज्यादा सीटें लेगा, और जम्मू में बीजेपी लेगा, और वहाँ दूसरे नंबर पर कांग्रेस का इम्कान है, और कश्मीर में पीडीपी का इम्कान है। और जहां तक अब्दुल रशीद इंजीनियर का फैक्टर है, हम ये मान के चल रहे थे कि उनके रिलीज के बाद एक सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल जाएगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम आज तक यही देखे हैं उनकी जो कैंपेन रही है, उसका जो 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 रिस्पॉन्स है, वो साउथ कश्मीर में एक रिस्पॉन्स है, और देन नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद का एक रिस्पॉन्स है, और सेंट्रल कश्मीर में तीसरा रिस्पॉन्स है। तो ये कोई बैलेंस्ड मूवमेंट नहीं है, जैसे हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा था, एक वेव सी चली थी
तो लग रहा था कि भाई शायद ये जो वेव है उस वक्त की पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो सब हमने नॉर्थ में देखी, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इंजीनियर रशीद के फेवर में, तो हम ये शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही वेव अब पूरे कश्मीर में चलेगी और उससे दो चीजें होगी। एक तो एक ऑल्टरनेट शायद जो पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ लोग तलाशी है ऑल्टरनेट में, पॉलिटिकल ऑल्टरनेट में शायद हो सकता है वो किसी हद तक उसमें हेल्प करेगा। और दूसरा उसके जेल से छूटने के बाद एक इम्कान बढ़े थे, ये इस चीज के इम्कान बढ़े थे कि मोमेंटम इसका जो कंपेन का है बहुत ज्यादा रहेगा और पार्टिसिपेशन उसके लिए लोगों की बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन उस हद तक जो अंदाजे लगाए जा रहे थे उस हद तक नहीं देखा गया, ना अभी तक मिलने को है। अलबत्ता ये जरूर है अगर नंबर कम ले लेगा इंजीनियर रशीद, लेकिन उसके जो वोट्स जो है हर एक सेगमेंट में जहां भी उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया है जरूर वहां वो अच्छे खासा वोट ले लेंगे। बेशक अगर नंबर टोटलिटी में इलेक्शन में विनिंग में कम रहेगा, लेकिन वोट वो अच्छा खासा वोट हासिल करेगा जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल अयाज जी, वहीं अगर बात उमर अब्दुल्ला को लेकर करें तो उमर अब्दुल्ला इस बार 2 असेंबली हलकों से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। गांधरबल और बडगाम से उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद अगर किस सीट को लेकर हम कर सकते हैं, गांधरबल है, बडगाम है, जहां उनका मुकाबला पीडीपी और बीजेपी के साथ माना जा रहा है। इस वक्त देखिए आपको ये खुद ही अंदाजा होगा कि 2 जगह पर उमर अब्दुल्ला जैसा लीडर जो चीफ मिनिस्टर रहा हो और एक उसका जो सियासी जो बैकग्राउंड है वो बहुत काफी ज्यादा है, तो इस वक्त भी वो एक सेफ जगह ढूंढने की कोशिश किया है। गांधरबल जो कि उनका एक गढ़ रहा है वहां भी उसको अभी इस टाइम खतरा लग रहा है। अगर खतरा नहीं महसूस होता तो शायद वो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाता। तो वो खुद भी इस चीज को महसूस कर रहा है कि इस वक्त इतना आसान नहीं है, जैसे मैं बता रहा था अभी, तो वो खुद भी महसूस कर रहा है। इसीलिए वो गांधरबल भी कॉन्टेस्ट कर रहा है और बडगाम में भी कॉन्टेस्ट कर रहा है। और इस बात का शायद उसने खुद भी जिक्र किया कि मैंने, क्योंकि मेरे पीछे बरकती का जो इस वक्त दूसरा फैक्टर आ रहा है, बरकती का कॉन्टेस्ट हो रहा है गांधरबल में उसके खिलाफ, तो फिर उसने दूसरी जगह पर जब बडगाम में कॉन्टेस्ट किया तो उनका खुद भी ये कहना है कि मैंने छुपा के रखा कि मैं किस कॉन्स्टिट्यूंसी में बडगाम में लड़ रहा हूं ताकि कोई मेरे खिलाफ बरकती जैसा सिचुएशन ना आ जाए। लेकिन चूंकि ये माना जाता था कि क्योंकि पार्लियामेंट में भी उमर साहब 12 बीरो से उस कॉन्स्टिट्यूंसी पिछली बार आए थे, तो उनका शायद अंदाजा ये था कि शायद वो उधर से ही लड़ेंगे, तो वही मान के शायद वो बरकती का जो कॉन्टेस्ट है वो बीरो में भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, शायद यही जानकर कि वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने चालाकी से बड़े टैक्टफुली उमर साहब ने भी उस चीज को अवॉइड किया, उन कॉन्स्टिट्यूंसी को शिफ्ट किया। तो कुल मिला के मानना यह है कि उमर साहब भी इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि एक जबरदस्त चैलेंजिंग है, काफी कॉन्टेस्ट रहेगा और शायद उनको हो सकता है उनको उसमें अपनी हार भी दिखती हो और उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है कॉन्टेस्ट में बहुत ही चैलेंजिंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी। इसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि सीट्स तो आएंगे उनके पास, लेकिन ये इजी विन नहीं होगा उनके लिए जितना जो विन उनके लिए इससे पहले हुआ कर रहा था। इस वक्त उनके लिए ये कोई खास और इतना इजी विन नहीं है, एक खास चैलेंज रहेगा, बड़ा कॉन्टेस्ट रहेगा, नेक रहेगा और मुश्किल से ही वेरी लिटिल मार्जिन से अगर कोई जीतता भी है वो लिटिल मार्जिन रहेगा। जी बिल्कुल। एस जी, वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो जिस तरह से बीजेपी ने जम्मू में अपना आधार मजबूत बनाया हुआ है, लेकिन वही कांग्रेस भी पूरी तरह से जम्मू की सीट्स को पर कामयाबी हासिल करने में जुटी हुई है। जिस तरह लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उसमें अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का वोट फीसद अच्छा रहा और अच्छा परफॉर्म वहां के उम्मीदवारों ने किया है। लेकिन इस बार देखा जाए तो भाजपा के हिस्से में ऐसी सिर्फ एक सीट है रियासी, जो पिछले 2 इलेक्शन से बीजेपी के ही पास रही है, लेकिन इस बार उम्मीद कांग्रेस को लेकर भी की जा सकती है।
नहीं, फिर भी बीजेपी का एक अच्छा खासा शेयर रहेगा नंबर्स पे वहां पे, क्योंकि जम्मू रीजन बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। और जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस के पास इतने बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी नहीं है वहां जम्मू में, एक्सेप्टिंग फ्यू। और अभी वही एक शायद वजह होगा कि हो गया कि उधमपुर में लाल सिंह ने हारा। देख, मेरा मानना है कि अगर शायद लाल सिंह से अच्छा कोई कैंडिडेट होता तो शायद वो जीत भी जाता था, क्योंकि एक वेव सी थी उस पर बीजेपी के खिलाफ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन शायद वो कैंडिडेट का फैक्टर बन गया। तो इसी तरीके से कांग्रेस ने भी कोई कार्डर जो सेकंड लाइन कार्डर जो है वो उन्होंने खड़ा नहीं किया। वो अभी भी उन्हीं ही पर निर्भर करते हैं जो उनके बहुत पहले से रहे हैं लोग, जैसे रमन बल्ला या ताराचंद जी या ऐसे कुछ जो भी है पुराने नेता, वही अभी वो उतार देते हैं इलेक्शंस में भी। जब भी हो सकता है एक आध उसमें ठीक भी उसकी परफॉर्मेंस रही हो, लेकिन ओवरऑल ऐसे कैंडिडेट्स में एक दो फैक्टर्स आते हैं। एक ये कि एक इनकम्बेंसी इंडिविजुअल कैंडिडेट का भी आता है। एक हो गया पार्टी का इनकम्बेंसी फैक्टर, गवर्नमेंट में रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है, गवर्नमेंट में रहता है आम। और दूसरा एक इंडिविजुअल का भी फैक्टर रहता है, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस ना करे। जैसे अली मोहम्मद सागर है खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका एक परफॉर्मेंस रहा है तो इसलिए वो लगातार आता है। लेकिन ये बाकियों के लिए जरूरी नहीं है। बाकियों के लिए ये है कि अगर उन्होंने किसी पीरियड तक काम किया एज एमएलए और एज ए मिनिस्टर, तो उनकी परफॉर्मेंस को एक तो इनकम्बेंसी फैक्टर तो आता है, और दूसरा ये कि अगर वो परफॉर्मेंस किसी भी सूरत में अच्छी नहीं रही, कोई डिफिकल्टी आ गई उसमें, चाहे काम करने के लिहाज से या करप्शन के एलिगेशन जो आम यहाँ आते हैं, तो उस लिहाज से अगर वही कैंडिडेट्स को रिपीट किया जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि ऐसे कैंडिडेट्स को इलेक्शन जीतने में दिक्कतें आएंगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ वही एक फैक्टर है जम्मू में खासतौर, क्योंकि कश्मीर में तो उनका ज्यादा है नहीं, एक्सेप्टिंग यहाँ उनकी एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ मानते हैं कि वहाँ अगर वो कंटेस्ट कर लेते हैं तो वो शायद जीत भी सकते हैं। जैसे डूर में है गुलाम अहमद मीर साहब जो प्रेसिडेंट रहे और भी शायद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी है, और ऐसे में वहाँ उसी एरिया में साउथ में एक पीरजादा सईद हुआ करते हैं, तो अगर वो लड़ते तो उनका भी ठीक रहा है। या उनका एक उड़ी में था ताज मोहिद्दीन साहब, उसका भी एक वहाँ वो गढ़ माना जाता है। अब ये 2-3 सीटें कांग्रेस के कश्मीर में हुआ करती थी और उस पर शायद अभी भी गिरफ्त है उनका। तो लेकिन जो उन्होंने कैंडिडेट्स को, वही कैंडिडेट्स को रिपीट किया हर वक्त, जैसे मैंने कहा जम्मू में, तो वो शायद एक फैक्टर उनके लिए बनता है कि उन कैंडिडेट्स की इतनी अब एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रही है। तो उन्होंने उन कैंडिडेट्स को बदल भी नहीं दिया, कार्डर भी क्रिएट नहीं किया इलेक्शन लड़ने के लिए। तो वही एक चीज है कांग्रेस के लिए जो उनको अभी मुझे लगता है दिक्कतें करता है। नहीं तो आज की पॉलिटिक्स में, आज की सिचुएशन में शायद कांग्रेस, अगर हम बीजेपी हुकूमत देखेंगे और कांग्रेस के साथ फिर उसका कंपेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि खासतौर जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान की तो बात मैं नहीं करूंगा पूरे मुल्क की, लेकिन जम्मू कश्मीर में शायद कांग्रेस एक बहुत मुतबादिल लोगों के सामने पेश कर सकता था। लेकिन यही दिक्कतें हैं कि उनका जो कार्डर जो है वो शायद इतना मजबूत नहीं है, वो नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुंच सके। कश्मीर में तो बिल्कुल उनकी पोजीशन उस लेवल से इतनी ठीक नहीं है। इवन जम्मू में भी ये दिक्कतें हैं उनकी। नहीं तो शायद अगर कांग्रेस जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर बड़ा मजबूत है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्ट्रांग है, तो इन हालात के बावजूद इतने पोजीशंस, इतने कंडीशंस चेंज हो गए यहाँ पे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर बड़ा मजबूत रहा। और हमने ये भी देखा होगा कि पीडीपी का बिखेर गया सारा, हालांकि उनका भी ठीक था लेकिन बिखेर गया। तो उस ऐसा कोई कार्डर कांग्रेस अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए, और ना उन्होंने कोई ऐसे कैंडिडेट्स क्रिएट किए कि जो अभी इलेक्शन में आराम से जीत सकते थे या
अगर थोड़ी सी दिक्कतें भी आती थी जीत सकते थे। जी बिल्कुल, ठीक है अयाज जी। लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुनैद हाशमी भी जुड़ गए हैं। हाशमी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का सिलसिला लगातार जारी है, पहले मरहले की वोटिंग हो चुकी है और रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई है, लेकिन मुकाबले में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच में बीजेपी, कांग्रेस का इत्तेहाद और वही पीडीपी और अब अवामी इत्तेहाद पार्टी भी सख्त मुकाबले में बनी हुई है। आप किस तरह से पूरे इस माहौल को देख रहे हैं? अयाज जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी को लेकर अब मुकाबला चेंज होता नजर आ रहा, कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टियों का जो खेल है वो बिगड़ सकता है। जिस तरह इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद से जो माहौल है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और उनकी तरफ से चुनावी राब्ता जो मुहिम है अवाम के बीच में जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक जबरदस्त कोशिश है इंजीनियर रशीद की तरफ से, कोशिश है कि वो लोगों तक पहुंच जाए, अप्रोच हो उनका, एंगेज हो करे लोगों को, और लोग भी चाहते हैं एक मुतबादल हो, लेकिन उस हद तक शायद अभी एआईपी कामयाब नहीं हो पा रही है कि जितना एक्सपेक्टेड था और जितना चाहिए था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वांट्स टू कंप्लीट ऑल्टरनेट टू द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, जो भी जहां कश्मीर में है पॉलिटिकल पार्टीज का जो मुतबादल चाहते हैं लोग। लेकिन शायद इस वक्त आगे क्या होगा वो देखने की बात है, लेकिन इस वक्त इस इलेक्शन में शायद इसके बावजूद कि एक बड़ी जबरदस्त कोशिश है और लोगों का भी हम देखते हैं कि एक जमाल सा रहता है आसपास इंजीनियर रशीद के जब भी वो कैंपेन में जाते हैं, लेकिन जब हम उसको फिर देख लेंगे कि ट्रांसफर वोट जब होगा, कल को जब इलेक्शन होगा, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि वो ऑल्टरनेट पैदा नहीं कर सकेंगे, ना वो इतना शायद सीट्स को जीत पाएगा जिसे एक कहेंगे हम कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट उस लिहाज से हम देख लेंगे। अलबत्ता ये जरूर है कि एक वोट शेयर रहेगा उनका, वोट उनका अच्छा हर एक सेगमेंट में रहेगा, दैट इज देयर। तो लेकिन कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि उनका इतना रोल रहेगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, क्योंकि उतने सीट शायद उतने नंबर्स वो शायद हासिल नहीं कर पाएगा, इसके बावजूद कि बहुत ही काफी कोशिश है उनकी तरफ से, और नहीं कर पाएगा शायद उस लेवल के नंबर्स हासिल कर पाएगा कि जो कल को गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कोई रोल ज्यादा अदा कर सकेगा। और अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो भी जाएगी, वो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस एक पार्ट, एक ऑप्शन, और पीडीपी ये इकट्ठा, जैसे हम इंडिया ब्लॉक कहेंगे, इंडिया ब्लॉक के लोग, और दूसरी ऑप्शन फिर रहती है, और उसके जो मुझे लगता है चांसेस बहुत ज्यादा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की फॉर्मेशन के भी चांसेस है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। तो इनके एज इट इज नहीं लगता जी बिल्कुल। ठीक है आज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हाशमी साहब, किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है आप उसको देख पा रहे हैं? सख्त मुकाबले की अगर बात करें तो किन जमातों को सख्त मुकाबले में आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर के चुनावों का ताल्लुक है, सख्त मुकाबला तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है, लेकिन घाटी की बात करें तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का बाकी तमाम जमातों से मुकाबला है, चाहे पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, या उसके अलावा अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, या पीडीपी हो, या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो। कांग्रेस भी वहां पर साउथ कश्मीर की कुछ पॉकेट्स में और नॉर्थ कश्मीर में कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस भी आपको नजर आएगी। जम्मू संभाग में तो सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और यहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बीजेपी के साथ है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी वर्सेस बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है। दूसरा भी जो मेरे को पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि कांग्रेस को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने कहा कि करप्शन को लेकर और वो सारी चीजें जी। असल में कांग्रेस की दिक्कत करप्शन या कोई और चीज नहीं है। करप्शन की बात करें तो फिर शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बचेगी जिसमें करप्ट पॉलिटिकल लीडर ना हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरों के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगे, पीडीपी के लीडरों के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगे, बीजेपी के लीडरों के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगे। अगर करप्शन कोई पैमाना होता तो फिर मुझे लगता है हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम नहीं कर पाती कि जनाब हम साफ सुथरे हैं। सबके यहाँ करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं।
कांग्रेस की दिक्कत असल में यह है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। कांग्रेस के पास ग्राउंड पर जो वर्कर जम्मू कश्मीर में जितना मजबूत होना चाहिए था उतना नहीं है, और यही एक कारण है कि कांग्रेस उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही जितनी मजबूत बीजेपी है। मगर उसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि बीजेपी जम्मू में सब कुछ लेकर जाने वाली है, कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 7 से 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जम्मू में, जहां पर जम्मू संभाग में जहां पर कांग्रेस कामयाब होगी, और कुल मिलाकर 11 से 12 के करीब करीब सीटें कांग्रेस के आने की संभावना अभी भी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल क्या कहते हैं आप उसको रूल आउट करेंगे, और फ्यूचर कोई भी अलायंस अगर यहां बनता है तो कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेंट नहीं होगी, माइनस बीजेपी कोई भी अलायंस बनेगा तो कांग्रेस उसका में पार्टिसिपेट करेगी। बीजेपी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कमाल करने जा रही है जम्मू कश्मीर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी का वोट शेयर, बीजेपी का नंबर जम्मू कश्मीर में अच्छा होगा, लेकिन आप कहीं स्वीप करने जा रही है, कुछ 40 सीटें जीतने जा रही है, ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेट अस नॉट रूल आउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज फ्लूइड सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, और इस बार के मतदाता की सबसे खास बात यह है कि वो वोट डालकर बाहर निकलकर आपको नहीं बता रहा है कि उसने वोट किसको दिया है। तो आपका एनालिसिस जो है वो हवा में है, आपका एनालिसिस जो है वो ग्राउंडेड नहीं है। वो आप कश्मीर में देखिए, चाय पर एक रैली होती है तो अवामी इत्तेहाद पार्टी की चाय में वही लोग आते हैं जो दोपहर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाने पर मौजूद हैं जी। तो अब आप क्या कहेंगे कि अवामी इत्तेहाद पार्टी की लहर है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लहर है? वही लोग आपको पीडीपी की रैली में मिलेंगे और वही लोग शाम को आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली में मिलेंगे। सो लेट अस नॉट स्टार्ट रूलिंग आउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेट अस से दिस इज अ फ्लूइड सिचुएशन, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज इन इट, और कुछ भी हो सकता है, कोई भी संभावना है, लेकिन इस संभावना के बीच में कागज पर बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत नजर आ रही है, और उसके अलावा अवामी इत्तेहाद पार्टी के हक में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस, पीडीपी, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दे विल बी रिड्यूस्ड टू जीरो, ऐसा नहीं होगा। जमात इस्लामी चुनावी मैदान में है, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। सो ये बेसिकली ओवरऑल सिचुएशन है। तो ये इतनी क्योटिक सिचुएशन में है कि इस क्योटिक सिचुएशन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर जब आप बात करें तो आप करप्शन को माइनस कर दें, क्योंकि करप्शन जम्मू कश्मीर में किसी पॉलिटिकल लीडर को जिताने या हराने का कोई पैमाना नहीं है। यहां सबसे करप्ट पॉलिटिकल लीडर 4 बार इलेक्ट हो चुका है, 5वीं बार अब इलेक्ट होने वाला है। तो लेट अस नॉट स्टार्ट थिंकिंग कि लोग बहुत बढ़िया हो गए हैं और अब वो करप्ट लोगों को, अब करप्ट मिनिस्टर्स को बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल ठीक है जुनैद जी, आज की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना तमाम वक्त देने के लिए।